सभी को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का साइंस विद सुनील गढ़वी। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के लेसन नंबर 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश सरल या सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। इन प्रकाश किरणों के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि ये प्रकाश की किरणें तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है, और कुछ वैज्ञानिकों ने यह बताया कि यह प्रकाश की किरणें कणों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। उसके बाद वैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत दिया, जिसे आधुनिक क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत में प्रकाश को न तो तरंग माना गया है और न ही कण माना गया है। प्रकाश का विवर्तन। सूर्य के प्रकाश के मार्ग में यदि अत्यंत छोटे कण आ जाएं, तो प्रकाश इसके किनारों से मुड़ जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। हम जानते हैं कि माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। ठोस माध्यम, जिनमें कण बहुत अधिक पास पास होते हैं, जैसे कांच। दूसरा है द्रव माध्यम। जल या जल के जैसे जितने भी पदार्थ है, वो सारे के सारे द्रव माध्यम के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है गैसीय माध्यम। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है, और वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। या अपने कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर का जो वायुमंडल है, यह गैसीय माध्यम है। प्रकाश का परावर्तन, यह गैसीय माध्यम है और यह चमकीली सतह है। सूर्य का प्रकाश जब किसी चमकीली सतह से टकराता है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यह सूर्य के प्रकाश की किरण है और यह चमकीली सतह से टकराती है। चमकीली सतह से टकराने वाली इस प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, और चमकीली सतह से टकराने के पश्चात यह परावर्तित हो जाती है, तो इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब हम इस चमकीली सतह पर एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब अर्थात इस चमकीली सतह पर 90 डिग्री का कोण। और यह अभिलंब जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराती है, उस बिंदु पर खींचते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण। इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। अब है परावर्तन के नियम। पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R। समतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। हमारे घरों में जो दर्पण हम काम में लेते हैं, वह समतल दर्पण होते हैं। और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है, तथा यह वस्तु के साइज के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी हो, तथा प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, अर्थात प्रतिबिंब का दायां भाग दर्पण के अंदर बायां भाग दिखाई देता है
और बायां भाग दायां भाग दिखाई देता है। गोलीय दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, यह अवतल दर्पण है तथा इसके बाहर वाले भाग में पॉलिश की गई है और इसके अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। इसको आप इस प्रकार से याद करोगे, अवतल, अवतल का ए से अंदर का भाग, अर्थात इसके अंदर वाले भाग में हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। दूसरा है उत्तल दर्पण। अब इस दर्पण का उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, अर्थात इसके ऊपर वाले भाग में हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। उत्तल, उत्तल का ऊ से ऊपर वाला भाग। अब इन दोनों में अंतर, अवतल दर्पण परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणों को पास पास लेकर आता है और उत्तल दर्पण परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणों को फैलाता है। अब इन दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण को इस गोले से काटकर बनाया गया है। तो पहला है वक्रता केंद्र। दर्पण को जिस गोले से काटकर बनाया गया है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और दूसरा है वक्रता त्रिज्या। इस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तीसरा है ध्रुव। इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण का वक्रता केंद्र और यह दर्पण का ध्रुव। मुख्य अक्ष, ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब है मुख्य फोकस। प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। यह इसका मुख्य फोकस। अब है फोकस दूरी। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यह इसकी फोकस दूरी। द्वारक। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है, अर्थात यह भाग इस दर्पण का द्वारक है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध पाया जाता है? यह इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा यह है फोकस दूरी। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी का दोगुना होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण से प्रकाश की किरणों का परावर्तन तथा इनसे प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है, अर्थात अलग अलग कोणों से जब प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती है तो वह परावर्तन के पश्चात किस ओर मुड़ेगी। पहला है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजरेगी। अवतल दर्पण में यह मुख्य फोकस से गुजरती है और उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है तो यह मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा है जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से गुजरती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी।
उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा है, जब प्रकाश की किरण ध्रुव से जिस कोण से टकराती है परावर्तन के पश्चात उसी कोण से वापस मुड़ती है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। अवतल और उत्तल दर्पण में दोनों प्रकाश की किरणें बराबर कोणों से परावर्तित होती है। अब हम दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिबिंब निर्माण से पहले हम यह जानेंगे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और यह कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर यह उत्तल लेंस है तथा उत्तल लेंस के बीचों बीच इसका मुख्य अक्ष है और इस जलती हुई मोमबत्ती से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें इस उत्तल लेंस में से गुजरेगी तथा गुजरने के पश्चात इसका प्रतिबिंब दीवार पर बनेगा। अब यह देखिए, इस जलती हुई मोमबत्ती को इस लेंस के पास रखा है तथा इसकी दूरी को हम परिवर्तित करते हैं, अर्थात मोमबत्ती की स्थिति को हम F, 2F और 2F से पीछे इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस मोमबत्ती की जलती हुई लौ का जो प्रतिबिंब है वो हमें दीवार पर प्राप्त हो रहा है और इस जलती हुई लौ का यह प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हो रहा है। यह देखिए, इस मोमबत्ती का यह उल्टा प्रतिबिंब, क्योंकि इस प्रतिबिंब को हम दीवार पर प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। यहाँ पर एक बात यह ध्यान रखने योग्य है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो सदैव उल्टे बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस मोमबत्ती की लौ का यह उल्टा प्रतिबिंब। अब इस मोमबत्ती के पास हम अवतल लेंस को लेकर जाते हैं तथा अवतल लेंस से इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा वह देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अवतल लेंस से मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब हमें प्राप्त नहीं हो रहा। अब इसकी स्थिति को भी परिवर्तित करके देखते हैं, अर्थात वस्तु 2F पर, F पर या 2F से पीछे या F और 2F के बीच में इस प्रकार से रख के देखते हैं हम, लेकिन किसी भी स्थिति में इस लौ का प्रतिबिंब हमें इस दीवार या पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। अतः इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, अर्थात वह प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। यहाँ पर देखिए, इस दर्पण के अंदर इस कार का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। इस कार के प्रतिबिंब को हम दीवार पर प्राप्त नहीं कर सकते, या फिर हम घरों में जो दर्पण काम में लेते हैं उसके अंदर जो हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है उस प्रतिबिंब को हम दीवार पर प्राप्त नहीं कर सकते। अतः इस प्रकार के जो प्रतिबिंब है वह आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। प्रतिबिंब निर्माण से पहले हम
वस्तु कहाँ कहाँ रखनी है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए, यह दर्पण का मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पे स्थित यह बिंदु मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या या 2F ध्रुव, यह इस दर्पण से संबंधित स्टॉपेज हैं, अर्थात इन स्थानों पर हम वस्तु को रख सकते हैं। तो देखिए, हम वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। पहला, जब वस्तु हम अनंत पे रखें अर्थात बहुत अधिक दूरी पर हो, और दूसरा, हम वस्तु 2F से पीछे रखें। तीसरा, जब वस्तु को हम 2F पे रखें, और चौथा, वस्तु 2F और F के बीच में रखी हो। उसके बाद वस्तु रखने की जगह होगी F या मुख्य फोकस। उसके बाद वस्तु रखने की जगह होगी ध्रुव और फोकस के बीच। तो दर्पण से जब हम प्रतिबिंब निर्माण करेंगे तो हम इन स्थानों पर वस्तुओं को रखेंगे तथा देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इन स्थानों को आपने याद करना है। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा, वस्तु 2F से पीछे हो। तीसरा, वस्तु को 2F पे रखा। चौथा, F और 2F के बीच में। पांचवा, F के ऊपर। और छठा है F और ध्रुव के बीच में। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। पहला है, जब वस्तु अनंत पर हो। यह अनंत पर वस्तु, जब वस्तु अनंत पर होती है तो इससे प्रकाश की किरणें चलेगी और यह प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से गुजरेगी। जहाँ पर यह दोनों प्रकाश की किरणें टकराती है वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण होगा। यह दोनों प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस पर टकरा रही है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। यह वस्तु का प्रतिबिंब जो वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होगा, उल्टा होगा तथा दोनों प्रकाश की किरणें आपस में मिल रही है, इसलिए यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। दूसरा, जब वस्तु 2F से पीछे हो तो इसके लिए पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश की किरण ध्रुव से जिस कोण से टकराती है परावर्तन के पश्चात उसी कोण से मुड़ेगी और यह दोनों 2F और F के बीच में टकरा रही है, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब 2F और F के बीच में बनेगा। अर्थात जब वस्तु 2F से पीछे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F और F के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा होगा, उल्टा होगा तथा वास्तविक होगा। अब हम वस्तु 2F पर रखते हैं। जब वस्तु 2F पर होगी तो वही प्रकाश की दोनों किरणें आपने गुजारनी है। पहली मुख्य अक्ष के समांतर और फोकस से गुजरेगी और दूसरी प्रकाश की किरण ध्रुव से टकराएगी तथा परावर्तित होगी। तो पहली मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी और दूसरी ध्रुव से टकराने के पश्चात यहाँ से गुजरेगी। यह दोनों प्रकाश की किरणें 2F पर मिल रही है तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F पर ही बनेगा। अर्थात जब वस्तु 2F पर हो तो उसका प्रतिबिंब 2F पर ही बनता है तथा यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। इसके बाद जब वस्तु 2F और F के बीच में हो तो इसमें भी हमने वही दो प्रकाश की किरणें गुजारनी है। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी
और दूसरा ध्रुव से टकराएगी, परावर्तन के पश्चात ये यहाँ पर आके मिलेगी। तो ये दोनों 2f से पीछे मिल रही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f से पीछे बनता है। अर्थात जब वस्तु 2f और f के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f से पीछे बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु की तुलना में बड़ा तथा वास्तविक बनता है। इसके बाद जब वस्तु f पर हो तो वही प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से गुजरती है, दूसरा ध्रुव से टकराएगी और परावर्तन के पश्चात यह अनंत दूरी पर जाकर मिलेगी। तो जब वस्तु मुख्य अक्ष पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब वस्तु F और ध्रुव के बीच में हो, अर्थात F और P के बीच में हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यह वस्तु F और ध्रुव के बीच में, तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के पश्चात वही मुख्य अक्ष से गुजरेगी और दूसरी ध्रुव से टकराएगी तथा ध्रुव से टकराने के पश्चात इसका परावर्तन होगा। अब यहाँ पर देखिए, यह दोनों प्रकाश की किरणें इस ओर मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, अर्थात यह इधर जाके नहीं मिलेगी। तो इन प्रकाश की किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो पीछे की ओर बढ़ाने पर यह प्रकाश की किरणें यहाँ मिलेगी, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। अर्थात जब वस्तु F और ध्रुव के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और यह प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बड़ा बनता है, सीधा बनता है। तथा यहाँ पर देखिए आप, अब यह प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणों को हमने पीछे की ओर बढ़ाकर मिलाया है, इसलिए यह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को हम इस प्रकार से याद करेंगे। पहला है बिंब की स्थिति, अर्थात हमने प्रतिबिंब बनाते समय वस्तु कहाँ पर रखी थी। पहला हमने वस्तु अनंत पर रखी थी, फिर 2f से पीछे रखी थी, उसके बाद वस्तु 2f पर रखी थी और फिर 2f और f के बीच में रखी थी और उसके बाद वस्तु f पर रखी थी। अब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था, तो इसको याद रखने के लिए आप 1 नंबर, जब वस्तु अनंत पर हो तो इसके आगे प्रतिबिंब की स्थिति 5 नंबर से उल्टा लिखना शुरू कर दो। 1 नंबर के आगे 5 नंबर और 2 नंबर के आगे 4 नंबर, 3 नंबर के आगे 3 नंबर और 4 नंबर के आगे 2 नंबर और 5 नंबर के आगे 1 नंबर। अर्थात जब वस्तु अनंत पर थी तो वस्तु का प्रतिबिंब F पर, 2F से पीछे है तो 2F और F के बीच में, और 2F पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F पर ही बनता है। 2F और F के बीच में है तो 2F से पीछे बनेगा और जब वस्तु F पर हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण से सिर्फ 2 ही प्रतिबिंब निर्माण होते हैं। पहला है जब वस्तु अनंत पर हो, यह वस्तु अनंत पर तथा इससे आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फैल जाती है और यह इस ओर कहीं भी नहीं मिल रही, तो इनको पीछे की ओर बढ़ाया जाता है। पीछे की ओर बढ़ाने पर यह मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अतः जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा, सीधा तथा आभासी होगा। दूसरी स्थिति है वस्तु अनंत के अलावा कहीं पर भी हो, यह वस्तु F और 2F के बीच में है
तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फैलेगी और दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य ध्रुव से टकराने के पश्चात वापस परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, जिस ओर वस्तु रखी हुई है उस ओर यह दोनों प्रकाश की किरणें नहीं मिलती, तो इनको पीछे की ओर बढ़ाया जाता है और पीछे की ओर बढ़ाने से यह दोनों ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में मिल रही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहीं बनेगा। अर्थात उत्तल दर्पण में अनंत के अलावा वस्तु कहीं पर भी हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। यह वस्तु की तुलना में छोटा, सीधा तथा आभासी बनता है। अब एक बात और ध्यान रखने योग्य यह है कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वह सिर्फ दो ही कंडीशन में बनते हैं और जो दोनों प्रतिबिंब बनते हैं वह आभासी प्रतिबिंब बनेंगे तथा वस्तु की तुलना में छोटे बनते हैं और दोनों सीधे बनते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग। वाहनों के आगे के हेडलाइटों में इसका उपयोग होता है और टॉर्च के अंदर तथा दांतों के डॉक्टर के द्वारा दांतों को बड़ा करके देखने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में इसका उपयोग होता है। उत्तल दर्पण के उपयोग। इसका उपयोग वाहनों के पार्श्व या साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। वाहनों के साइड दर्पण के रूप में इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो दृष्टि क्षेत्र है वह अधिक होता है तथा समतल दर्पण की तुलना में ड्राइवर बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है तथा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है।